हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। अपना यहाँ तक हो गया तो पूरा खंड ब तक हमने प्री बोर्ड वाला जो है ना पेपर हमने खंड ब तक कर लिया। इसके बाद अपना आज स्टार्ट हो रहा है वो है खंड स। और स जो वाला पार्ट है ना, इस स वाले पार्ट में देखो यहाँ से स्टार्ट है स वाला पार्ट। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़े प्रश्न है। अब देखो बड़े प्रश्न भी है ना, इनको भी क्या है छोटे छोटे ऑप्शन बना के लिखा गया है। देखो एक प्रश्न के क्या दो तीन ऐसे ऑप्शन बना दिए, देखो यूं दो बना दिए, इसके इसके दो। अब बथवा लिखा है ना, इसका मतलब आपको क्या करना है, या तो दोनों ऊपर वाले करनी है ये दोनों, या फिर नीचे वाले दोनों नीचे करनी है। जो आपको अच्छे आते हैं ना वो दोनों में, या ऊपर वाले या नीचे वाले। कभी ऐसे मत करना एक ऊपर वाला कर दिया एक नीचे वाला कर दिया, नहीं, दोनों को करना है, या ऊपर वाले दोनों या नीचे वाले दोनों, है ना। अब देखो यहाँ पर पहला अपना प्रश्न क्या है, फर्स्ट विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए और इसके दो उपयोग लिखिए। याद रखना विरंजक चूर्ण है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे CaOCl2। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र। इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या इसको आप यूं बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तब भी थोड़ा ठीक रहेगा, क्या बोलेंगे, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल दो या बोल दो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और इसके दो उपयोग भी लिखने हैं, दो यूज। और विरंजक चूर्ण है ना, जैसे नाम है विरंजक, मतलब इस यह शब्द बना है, एक क्रिया होती है विरंजन क्रिया, उससे बना ये शब्द विरंजन से। और विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना, तो रंग उड़ाने वाली क्रिया। तो कपड़ों से रंग हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। और याद रखो किसी का भी आ जाए, आपके जो सिलेबस में 4-5 यौगिक है ना, उनकी आपको यूज याद करनी है। और एग्जाम में अधिकतर दो ही पूछते हैं। तब देखो एक तो सब में कॉमन रहेगा, ये याद कर लो आप चाहिए। याद रखना क्या करोगे कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये तो याद कर लो सब में, किस कोई भी आ जाए सब में ये लिख दो बस, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक सब में आएगा ये, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं। पहला लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा 2 नंबर विरंजन क्रिया, मतलब कपड़ों से रंग हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखोगे, कपड़ों से रंग हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखो तीसरा और लिख सकते हो आप इसमें, जल के शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध करना हो ना, बैक्टीरिया वगैरह उसको मारने हो, अगर कोई हानिकारक पदार्थ है उनको अलग करना हो, तो विरंजक चूर्ण डालते हैं। तो जल के शुद्धिकरण में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये 3 याद कर लो, ठीक है ना। एक सब में लिखना है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, एक तो सब में आ गया ये। दूसरा आप याद कर लो बस एक और, विरंजन क्रिया या कपड़ों से रंग हटाने में। और तीसरा क्या है, जल के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ये पहला हो गया। इसके बाद देखो दूसरा, जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है, नामांकित चित्र बनाइए। जल में है ना अम्ल डाल दें, फिर वो जल विद्युत का चालन करेगा, ये हमें बताना है डायग्राम बना के। देखो डायग्राम कैसे बनाओगे, इस तरह से ध्यान रखना, यूं करना आपको, इस तरह से एक पात्र बनाना है। यूं एक पात्र बना लेंगे ना, यूं एक पात्र बना लिया। और इस पात्र में दो डुबो देंगे इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं इस तरह से। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है ना। यूं 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इस तरह से। और क्या करेंगे, इसको फिर परिपथ बनाएंगे, इसका एक जोड़ेंगे परिपथ के साथ इस तरह से, यूं। और फिर यहां एक लगाएंगे विद्युत बल्ब, फिर इस प्रकार से यूं जगा देंगे। इनको जोड़ दिया विद्युत बल्ब के साथ, तो यहाँ प्लस और ये माइनस, ये प्लस इलेक्ट्रोड यानी एनोड हो गया,
और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, कैथोड। और यहां पर है ना, ये डाल दिया हमने जल, और जल में घोल के डाल दिया अम्ल, अम्ल का जलीय विलयन। ये क्या है, ये है अम्ल का, अम्ल का जलीय विलयन, ये है अम्ल का जलीय विलयन लिख दिया हमने। और हम कहेंगे ऐसे, अब इसमें लाइट प्रवाहित करोगे ना, विद्युत प्रवाहित करेंगे, तब क्या है, बल्ब क्या हो जाएगा, लाइट नहीं चलेगी इस तरह से, क्यों। अब यहाँ इसमें आने के बाद अगर लाइट इस इलेक्ट्रोड में है, तो अगर यहां से यहां तक आएगी, तब यहां से यहां पहुंचेगी ऐसे लाइट, तब बल्ब जलेगा ये। तो क्या करेंगे, कहते हैं कि लाइट यहां से इस फ्रीविलियन की सहायता से, इसमें आयन आयन की सहायता से इस इलेक्ट्रोड पे आएगी, फिर इस इलेक्ट्रोड से क्या है, इस तार से इस बल्ब तक पहुंचेगी, बल्ब क्या जलना शुरू हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब यह विलयन क्या है, विद्युत का सुचालक है। ये आपको छोटा सा चित्र बनाना, आपको बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो अपना दूसरा सेकंड पर्सन है। सेकंड क्या है, देखो दंत क्षय अथवा वाला। दंत क्षय क्या है, अम्ल वर्षा की पीएच क्या होती है। दो बातें हैं, एक तो दंत क्षय क्या है। अब दंत क्षय में क्या लिखोगे कि भोजन करने के पश्चात, खाना खाते हैं और खाना खाने के पश्चात अगर हम मुंह को ढंग से साफ न करें, तो दांतों में क्या खाना खाना फंसा हुआ रह जाएगा, दांतों में क्या खाना फंसा हुआ रह जाएगा। अब वो क्या है, आप ऐसे ही सो जाओगे तो 12 घंटे 24 घंटे निकल जाएंगे, उसके बाद वो जो खाना है वो क्या, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, क्या करेंगे, उस खाने को क्या कर देंगे, सड़ा देंगे, गला देंगे। और सड़ाएंगे तो उस क्रिया में क्या है, अम्ल बाहर निकलता है, और वो अम्ल निकलेगा, वो क्या दांतों क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे उस अम्ल से, उसको बोलते हैं दंत क्षय कहते हैं। और इसके रोकने का उपाय क्या है, या तो क्या करें, टूथपेस्ट करें, ब्रश है ना डेली करना चाहिए, या मुंह खाना खाने के बाद मुंह को ढंग से, दांतों को ढंग से साफ करना चाहिए, ताकि उसमें खाना फंसा हुआ न रहे। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ठीक है ना। इसमें अब देखो आप क्या लिखोगे, अब सोच लो क्या लिखेंगे कि खाना खाने के पश्चात मुंह को सही तरीके से साफ न करने से दांतों के मध्य भोजन फंसा रहता है, जिससे जीवाणुओं की सहायता से यह भोजन अपघटित होकर अम्ल का निर्माण करता है, और यह अम्ल दांतों को खराब कर देता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। अतः इसे रोकने के लिए खाना खाने के पश्चात दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। ये दंत क्षय, ठीक है, ये लिखना है। फिर क्या लिखना है, वर्ष अम्ल वर्षा की पीएच का मान कितना होता है, देखना 5.4 से कम। क्या होता है, 5.4 आ जाए, 5.6 आ जाए, 5.4 से कम होता है अम्ल वर्षा की पीएच का मान, ध्यान रखना, ये कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला सेकंड पर्सन, धोने के सोडे का सूत्र लिखिए, इसके दो उपयोग लिखिए। धोने का सोडा, अब धोने का सोडा कौन सा होता है, सूत्र यू NaHCO3, ये धोने के सोडे का सूत्र है। धोने का, ये सॉरी धोने का है क्या, ये खाने का हो गया। देखो धोने का है तो Na2CO3 10H2O, ये धोने का सोडा है। क्या है, Na2CO3 10H2O, डॉट लगा के आगे 10H2O करना है। ये धोने का सोडा है, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके दो उपयोग लिखने हैं। एक तो क्या है, धोने का सोडा है, तो धोने के अंदर इसका उपयोग किया था। एक तो लिख लोगे आप, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है। कैसे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक, अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है, एक तो ये। दूसरा, इसका उपयोग धोने में या सफाई में इसका उपयोग किया जाता है, लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये इसको लिखना आपको। फिर देखो अगला 15वां प्रश्न, ये तो हो गया, 14 प्रश्न पूरे हो गए अपने, ठीक है। इसके बाद देखो 15वां, गर्भ निरोधन। अगला क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां समझाइए। अब कौन सी, ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं
जिनकी सहायता से यानी निषेचन क्रिया को रोक सकते हैं, गर्भ निरोधन रोक सकते हैं, मतलब गर्भ ठहरे उसको हम रोक दे। तो रोकने के लिए कौन सी विधियां काम में लेते हैं? अब देखो 2-3 नाम लिखने हैं आपको। क्या लिखना है? पहले तो गर्भ निरोधन के लिए कुछ सावधानियां काम में ली जानी चाहिए, जैसे लैंगिक क्रिया के दौरान कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो लैंगिक क्रिया पहला लिख दोगे, कॉन्डम का उपयोग करना चाहिए जिससे निषेचन क्रिया नहीं होती। फिर लिखना दूसरा, महिलाओं में कॉपर टी। दूसरा क्या है? महिलाओं में कॉपर टी लगानी चाहिए, कॉपर टी लगानी चाहिए। कॉपर टी का उपयोग कर दे महिलाएं, तब गर्भ को ठहरने से रोक सकते हैं, गर्भ वाली क्रिया को रोक सकते हैं। तीसरा आप यूं कह सकते हैं इस तरह से, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करना चाहिए। किसका? गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करके गर्भ निरोधन क्रिया को रोक सकते हैं। तो गर्भ निरोधन को हम कर सकते हैं, तो गोलियां लेकर, गर्भ निरोधक गोलियां काम में लेकर, कॉपर टी लगाकर, कॉन्डम का इस्तेमाल करके गर्भ निरोधन की ये विभिन्न विधियां हैं। इनके आपको सिर्फ नाम नाम लिखने हैं बस, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। फिर देखो अगला, ऋतुस्राव क्या है? ऋतुस्राव जिसको बोलते हैं मेनिस्ट्रल साइकिल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेनिस्ट्रल साइकिल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एमसी। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? मेनिस्ट्रल साइकिल, जिसको लिखते हैं शॉर्ट में एमसी बोलते हैं। तो एमसी क्या है या ऋतुस्राव क्या है, किसे कहते हैं? तब क्या लिखेंगे? देखो इसमें, देखो मैं बोल रहा हूं, इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे? कि महिलाओं में हर महीने अंतिम 4 से 5 दिन तक योनि के मार्ग से रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ये बोल सकते हो, या थोड़ा और इसको अच्छा लिखे, क्या लिखेंगे? महिलाओं में जब निषेचन क्रिया नहीं हो, महिलाओं में जब निषेचन क्रिया नहीं हो, तब गर्भाशय की दीवार टूटने लगती है और यह टूटकर महीने के अंत में 4 से 5 दिन तक रक्तस्राव के रूप में योनि से बाहर निकलती है, जिसे ऋतुस्राव कहा जाता है। बस ये लिखना है, ठीक है। 2-3 लाइन लिख लोगे ना, ये मैंने बोला ये लिखना है, ठीक है। ये ऋतुस्राव वाला हो गया। इसके बाद देखो अपना अथवा वाला, 15 में है ना अथवा। पुनरुद्ध भवन क्या है? प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन का नामांकित चित्र बनाइए। प्लेनेरिया वाला आपको कॉपी में करवाया मैंने। पुनरुद्ध भवन क्या है? क्या लिखेंगे? कि कुछ जंतुओं में अपने अंगों को पुनः बनाने की क्षमता पाई जाती है। जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली की पूंछ टूट जाए, टूटने के बाद उसकी नई वापस पूंछ आ जाती है, इसको बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। तो नया अंग वापस बन जाना, उसको बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। तो क्या लिखेंगे? कुछ जीवों में खोए हुए या क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः विकसित करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे पुनरुद्ध भवन कहा जाता है, यानी रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? कुछ जीवों में टूटे हुए या कटे हुए या क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः विकसित करने की क्षमता पाई जाती है, इसे पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। बस एक लाइन लिखनी है। फिर डायग्राम बनाना है, कौन सा? प्लेन एरिया में पुनरुद्ध भवन कैसे होता है, इसका चित्र बनाना है, प्लेन एरिया वाला। ये मैंने आपको कॉपी के अंदर भी करवाया है, इस तरह से प्लेन एरिया वाला, है ना, इस तरह से। और इस प्लेन एरिया के क्या हो गए, ऐसे 3 पार्ट कर दें, इस तरह से। तो एक तो ऊपर वाला पार्ट इस तरह से, फिर एक बीच वाला इस तरह से, फिर एक नीचे वाला, ये 3 पार्ट हो गए। फिर इन 3 को वापस आगे बढ़ाओगे ना, आगे बढ़ा दो नए प्लेन एरिया, इससे क्या बन जाएगा? ये नीचे वाला भाग पूरा वापस नया बन जाएगा, इसके नया प्लेन एरिया बन जाएगा ऐसे, इस तरह से। इसके भी ऊपर नीचे क्या है, नया पार्ट विकसित हो जाएगा ऐसे। इसके अंदर भी क्या है,
नया प्लेन एरिया बन जाएगा इसे। इसके अंदर भी ऊपर वाला पार्ट वापस नया विकसित हो जाएगा और नया क्या बन जाएगा, प्लेन एरिया का निर्माण हो जाएगा। क्या बन गए, नए 3 प्लेन एरिया। इस क्रिया को बोलते हैं ये प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में पुनरुद्ध भवन की क्रिया है ये, इस तरह से। ये थोड़ा आपको लिखना है, ठीक है। ये है प्लेन एरिया में पुनरुद्ध भवन की क्रिया कैसे होती है और किस प्रकार से ये अपने अंगों को वापस बनाने की क्षमता पाई जाती है, उसको बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। कर सकते हो ना, ठीक है। इसके बाद देखो अपना दूसरा प्रश्न क्या है, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। वर्तिकाग्र पर परागकण है ना, उनके अंकुरण का चित्र बनाना है हमें से। देखो यूं, इस तरह से ये पुष्प है, इसका ये अंडाशय वाला भाग है ना, बाकी इसके बनाने की आवश्यकता नहीं है, दल बाह्य दल उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो यहाँ ये वर्तिकाग्र बना दी और इसके अंदर ये अंडाशय है, अंडाशय वाले इसमें जायांग वाले भाग है, ठीक है। और क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ डालेंगे इसके ऊपर परागकण। ये परागकण है, क्या है, परागकण। और ये उगेंगे, उगने के बाद इस प्रकार से नली बनाएंगे यूं, यूं। इस प्रकार से इनके साथ आके मिलेंगे और ये नर युग्मक, ये पराग नली है। क्या है ये पराग नली, पराग नली है। ये क्या है, वर्तिका। और ऊपर वाला ये भाग क्या है, ये वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये क्या है, अंडाशय। और ये क्या है, नर युग्मक जो जा रहा है इस नली से, नर युग्मक जो इस नली से जा रहा है। यहाँ पर ये क्या है, मादा युग्मक, जिससे जाके मिलेगा ये, जिससे जाकर मिलेगा मादा युग्मक के साथ। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है कि ये पराग कणों के अंकुरण का नामांकित चित्र है, पराग नली के द्वारा ये इसके साथ जाके मिलते हैं, ठीक है। जैसे बनाना है बना लोगे, खोज करके बना लो इसको। इसके बाद देखो अपना अगला अगला प्रश्न क्या है, स्वपोषी व विषमपोषी में क्या अंतर है। 16वां स्वपोषी व विषमपोषी में क्या अंतर है। तो क्या करोगे आप, अंतर लिखोगे ना, टेबल बनाएंगे एक बीच में लाइन खींच के। टेबल में स्वपोषी मतलब अपने आप पोषण करें, विषमपोषी मतलब दूसरों पर निर्भर रहें। तो क्या करेंगे, स्वपोषी में क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे स्वपोषी, एक साइड लिखेंगे विषमपोषी, बीच में लाइन खींच के। स्वपोषी वाले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे। क्या लिखेंगे, वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे। और विषम पोषी में क्या लिखेंगे, वे जीव जो भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषम पोषी कहा जाता है। जैसे अब पेड़ पौधों के अलावा कोई लिख दो, है ना, जानवर, बकरी, गाय, भैंस, मनुष्य, ये सारे क्या है, विषम पोषी, ठीक है ना। क्या लिखना है, स्वपोषी और विषम पोषी। स्वपोषी में क्या है, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और विषम पोषी में जो भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहे उन्हें बोलते हैं विषम पोषी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, सारे क्या है, विषम पोषी, ठीक है ना। ये आपको एक अंतर लिखना दोनों में, 1 नंबर का। दूसरा प्रश्न क्या है, ओजोन अपक्षय क्या है, इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारक लिखिए। ओजोन अपक्षय मतलब ओजोन का टूटना क्या है। हम क्या लिखेंगे, वायुमंडल में ओजोन परत है समताप मंडल के पश्चात। तो क्या काम करता है ओजोन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पेरा बैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। और अपक्षय मतलब टूटना, ओजोन क्या टूट रहा है वहां। तो हमारे जो वायु प्रदूषक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ऊपर जा रहे हैं, जाके क्या करते हैं, ओजोन परत को तोड़ते हैं, ओजोन गैस को तोड़ते हैं, जिससे ओजोन में छेद बढ़ गया है, जिससे क्या है,
पराबैंगनी विकिरण सीधी नीचे आनी शुरू हो गई है और इससे व्यक्ति की त्वचा संबंधी के कैंसर हो सकते हैं। तो ये आपको लिखना है। अब कैसे लिखोगे देखो, मैं बोल देता हूँ, ऐसे लिखना है आपको। पहले ये वायुमंडल में क्या लिखेंगे कि वायुमंडल में समताप मंडल के पश्चात ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में समताप मंडल के पश्चात ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जीवों की रक्षा करती है। क्या लिख दोगे? फिर लिखेंगे विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषक इस ओजोन परत में उपस्थित ओजोन गैस को तोड़ देते हैं जिससे पराबैंगनी विकिरणें सीधी पृथ्वी पर पहुंचने लगती हैं। इसे ओजोन अपक्षय या ओजोन विघटन कहा जाता है। ये लिखो नीचे लाइन चेंज करके, इसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मुख्य उत्तरदायी कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी CFC है। इसी तरह लिखना है, जो मैंने बोला है ना, इसको आप रोक रोक के वीडियो अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, ये है। फिर देखो अथवा के अंदर 3 नंबर का प्रश्न है, इसके अथवा 16 में आहार श्रृंखला क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए समझाइए। आहार श्रृंखला क्या है? किसको बोलेंगे आहार श्रृंखला? देखो यूं, किसको बोलते हैं आहार श्रृंखला? यूं, आहार श्रृंखला। और इसमें क्या लिखोगे? जीवों के द्वारा खाए व खाए जाने की प्रक्रिया, खाए व खाए जाने की प्रक्रिया आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखना है ना, क्या लिखेंगे यहाँ? घास, घास को खा गया टिड्डा, यूं है ना। टिड्डे को जैसे खा गया सांप, ये सॉरी मेंढक मान लो, कोई मेंढक, मेंढक को खा गया जैसे सांप, सांप को खा गया जैसे बाज। तो एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला। तो खाए व खाए जाने की प्रक्रिया आहार श्रृंखला कहलाती है, ये लिखना आपको। फिर एक आहार श्रृंखला का उदाहरण और लिख सकते हो आप। घास, घास को खा गया जैसे बकरी, बकरी को खा गया कुत्ता, जैसे जो भी है, कुत्ते को खा गया जैसे शेर या बाघ, ऐसे बना सकते हो ऐसे बहुत सारी। फिर देखो अगला, और अगला क्या है? R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। एक तो श्रेणी क्रम का है और एक है समांतर अथवा समांतर क्रम का है। दोनों आपको याद होने चाहिए एग्जाम में, एक तो आता है हर बार। श्रेणी क्रम का याद रखो, समांतर दोनों याद रखनी। दोनों का डायग्राम देखो बना देता हूं मैं, उसके बाद आपको इसका सूत्र निकालना। पीछे मैंने वीडियो में करवाया है, विद्युत वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर मैंने करवाया आपको ये। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और एक क्या है? समांतर क्रम। समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है ना, ऐसे इस तरह से प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाना है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर, इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस तरह से। ठीक है, कुंजी वगैरह लगा लेना, जो भी आपको कुंजी के वगैरह लगा के लाइट पास करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर विद्युत धारा जो है ना, सब में समान जाएगी, आई का मान सब में सेम है, सेम जा रही है, लेकिन V का मान वोल्ट मीटर या V1
या V2 V3। समान श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है, प्रतिरोध R1 R2 R3 इस तरह से। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के लिए विद्युत धारा का मान I का मान समान, लेकिन विभवांतर वोल्टमीटर या विभवांतर का मान क्या है, भिन्न भिन्न होता है, ध्यान रखना। समांतर क्रम संयोजन देखो ऐसे लगाओगे इस तरह से, इस तरह से समांतर क्रम में बनाना है, कुंजी वगैरह लगा देना साथ में, जो भी लगाना हो, एमीटर वगैरह है ना, आपको सिर्फ इतना ही अपना देखना है बस वहां के इस तरह से। अब इधर है ना धारा अलग अलग हो जाएगा, I1 I2 I3, यहां से I तीन भागों में बट गई, लेकिन सब में वोल्टमीटर सबका एक ही लगेगा ऐसे, सब में विभवांतर का मान क्या रहता है, समान। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान तो समान, लेकिन धारा का मान क्या आता है सब में अलग अलग। और याद रखो मैंने आपको पीछे जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाए है ना, उसके अंदर विद्युत यानी लाइट वाला चैप्टर जो है ना, ये सॉरी ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, विद्युत वाला, उसके अंदर मैंने पूरा इसका निकालने का तरीका वगैरह बताइए, वहां से आप इसको कर लेना, ठीक है। पूरा दोबारा बताने से कोई तुक नहीं, कर लोगे। इसके बाद देखो अगला एथेनोइक अम्ल। अगला क्या है, एथेनोइक अम्ल के गुण धर्म बताइए कोई दो, इसकी अभिक्रिया लिखिए। एथेनोइक अम्ल इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH ये लिख देंगे पहला, ठीक है ना। गुण धर्म में देखो ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 क्या लिखेंगे, ये एथेनोइक अम्ल है तो इसका उपयोग है ना, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, इसका उपयोग अचार में किया जाता है, इसमें करते हैं, इसका उपयोग अचार में करते हैं। और एथेनोइक अम्ल है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, इसका खाद्य सामग्री के रूप में इसका उपयोग करते हैं, खाने के अंदर इसको काम में लेते हैं, इसे सिरके का अम्ल भी कहा जाता है, सिरके से इसको प्राप्त करते थे, इसको सिरके का अम्ल भी कहते हैं। 2-3 लाइन लिखनी है, फिर इसकी अभिक्रिया लिखनी है, पहले को एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण क्यों लिखना है, एस्ट्रीकरण में एथेनोइक अम्ल प्लस एल्कोहल C2H5OH क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं अम्लीय माध्यम में, ऐसे क्यों लिख देंगे, CH3COO और C2H5 प्लस H2O, ये बन गया एस्टर, एथिल एसीटेट। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो एथेनोइक अम्ल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। एक तो ये, दूसरा क्षारक के साथ क्रिया, क्षार के साथ अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, जैसे NaOH क्षार, इसके साथ क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, लवण का निर्माण, CH3COO Na प्लस H2O, सोडियम एसीटेट, ये बन गया लवण, लवण। तो एथेनोइक अम्ल क्या करेगा, एथेनोइक अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, CH3COO ये बना देगा लवण, प्लस साथ में H2O प्लस साथ में CO2 गैस का निष्कासन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करता है साथ में। ये तीसरी अभिक्रिया, तीसरे के लिए तो तीनों की आपको रिएक्शन लिखनी है बस, ठीक है। इसके बाद देखो अपना इसका अगला अथवा वाला, अथवा में क्या है, निम्न के IUPAC नाम लिखिए, इसका नाम क्या आएगा, देखो 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम प्रोपीन, क्या नाम है, प्रोपीन। इसका देखो 2 कार्बन के लिए एथेन और OH के लिए ओल, इसका नाम एथेनॉल, एथेनॉल। इसका देखो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, Cl के लिए क्लोरो, तो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। और इसमें देखो 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटेन और CH को ले लेते हैं एल, तो ब्यूटेनेल, इसका नाम ब्यूटेनेल। अब इनकी संरचना बनाइए, दूसरा सेकंड, ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 3 4 5, ब्रोमो मतलब Br लगा दे यहाँ, ब्रोमो, अब बाकी H लगा दो यहाँ, बाकी सारी H लग जाएंगे ऐसे, ये हो गया ब्रोमोपेंटेन, H लगा दो ऐसे।
ये ब्रोमोपेंटेन है, ठीक है। फिर देखो ब्यूटेनोन, वैसे ब्यूटेनोन यूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ब्यूटेनोन। और एक है हेक्सेनेल, हेक्सेनेल का मतलब 6 कार्बन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 6 दो CH3 CH2 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 CHO, ये हेक्सेनेल हो गया। एथेनॉइल कमल अभी लिखा आपने, इसका CH3 COOH, ये एथेनॉइल कमल हो गया। इस तरह से लिखना है, कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये देखो नीचे वाले प्रश्न है ना, ये शायद आप सबको आते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ये मैंने आपको कॉपी में करवाया है, आप आराम से किताब से देख के बना सकते हो। अमाशय से उत्सर्जित अम्ल का नाम बताइए, कार्य बताइए। अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है? ये कार्य लिखोगे ना, इसका कार्य, कार्य देखो क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, यह भोजन को, भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है। पहला क्या लिखोगे, यह भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है, एक नंबर। दूसरा क्या लिखोगे, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। दोनों लिख देंगे, एक तो भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है, दूसरा भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, ये इसके लिख देंगे। फिर देखो तीसरा, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना दोगे आप, कॉपी के अंदर बनवाया मैंने, किताब के अंदर दे रखा, कर सकते हो आप। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र ये बता सकते हो, बुक में दे रखा है, आप वहां से आप कर सकते हो। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, ये भी मैंने करवाया कॉपी में अलग से, और आपको बुक में दे रखा है, इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। फिर हृदय की काट का चित्र ये बनाया मैंने कॉपी में, और वैसे किताब में दे रखा है, किताब से आप कर लेना, बार बार यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें है ना, ये जो जो आपको समझ में नहीं आया लिखा दिया मैंने, बाकी ये चित्र है, ये चित्र आपको याद करनी है किताब से देख के। फिर देखो ये बताया मैंने, अपवर्तन किसे कहते हैं, देखा ना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर एक कांच की पट्टी के द्वारा अपवर्तन क्रिया को दर्शाने का नामांकित चित्र मैंने कॉपी के अंदर बनवाया है, किताब के अंदर भी दे रखा है, उसको लिख लेना आप। फिर ये देखो लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब है, जो वस्तु 2f और f के बीच में हो, उत्तल लेंस से क्या बनेगा प्रतिबिंब वो लिखना है, और अवतल लेंस से क्या बनेगा वो लिखना है, ये कॉपी में है, किताब के अंदर भी है, कर सकते हो। फिर दूसरा परावर्तन किसे कहते हैं, ये बताया लिखाया आपको अलग से, किताब के अंदर भी है, क्या लिखोगे, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापिस लौटता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन, दो होता है, नियमित और विसरित परावर्तन, दो प्रकार का। और फिर ये अवतल दर्पण चित्र बनाने आपको किताब में दे रखे हैं, बिंब अनंत पर हो, बिंब वक्रता के अंदर यानी 2f पर हो, वक्रता के अंदर मतलब 2f पर हो, तो ये कैसा बनेगा प्रतिबिंब, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से, है ना, वो सारा लिखना है, कहाँ बनेगा वो सारे, इसमें उत्तल लेंस वाले सबको याद करनी है, उत्तल लेंस वाले सबको याद करनी है। ये अपना आज का ये पूरा अपना ये प्री बोर्ड का पेपर था, इसको हमने थोड़ा सा सोल्व किया है, और कुछ चीजें मैंने बताई आपको कैसे करनी है, वो आप कर लेना खुद। बाकी जो चीजें कुछ समझ में नहीं आई वो मैंने आपको लिखवा दिया, या बोल के मैंने बता दिया आपको, वो आप लिख लेना, ठीक है ना। और ये पेपर ढंग से करना, जितना हो सके आगे बच्चों को भेजना, ताकि सब बच्चों को इसका फायदा मिले। और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें से एग्जाम में मानो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इसको तो आप रट लो पेपर को पूरे को, इसको रट लोगे ना, तो जो बच्चे यूं लगे ना हम पास नहीं हो सकते, तो वो आराम से फ्री से आराम से पास होंगे, सबके फर्स्ट डिवीजन आएगी। और जो बच्चे अच्छे इंटेलिजेंट है वो भी इसको याद ढंग से याद करें, उसके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।